अगर आप भी एएसएफ रिटन टेस्ट में अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट हैं जिनको आप कवर करके एएसएफ के सिलेबस के मुताबिक अपनी तैयारी कर सकते हैं। उन सब्जेक्ट में मैथ, आईक्यू, इंग्लिश ग्रामर, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज और एएसएफ रिलेटेड सवाल शामिल हैं। एज़ यूजुअल हम सबसे पहले मैथ का टॉपिक देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो एक्स के साथ तो उस इक्वेशन को कैसे हल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको कैसे हल करेंगे। अब इसमें 3 और एक्स के दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो जब कोई अलामत ना हो तो इसका मतलब है कि ये आपस में ज़रब हो रहे हैं। अगर डॉट भी हो तो इसका मतलब भी ये होता है कि ये आपस में ज़रब हो रहे हैं। अगर ज़रब की अलामत हो तो इसका मतलब भी ये है कि ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 और एक्स अभी जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसा कि प्लस और माइनस में ये रूल था कि एक्स के साथ जो भी वैल्यू होती थी हम अगर उसको इज़ इक्वल टू के इस साइड पे ले जाते थे तो उसकी जो अलामत है वो उसके अपोजिट हो जाती थी। यानी कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ से नेगेटिव हो जाती थी, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाती थी। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो इज़ इक्वल टू के इस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाता है, और अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा हो तो वो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होता है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जैसे पहले था अगर यहाँ x के साथ प्लस होता, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर 3 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 होता, तो x के साथ इसके अलावा अब जो x के अलावा जो बाकी वैल्यूज़ हैं, यानी कि यहाँ इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, तो ये दोनों जो है इज़ इक्वल टू के इस साइड पे जाके माइनस हो जाती थी। इसी तरह अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, यानी x के साथ ये 3 है, अब ये इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो इसका मतलब है जब इज़ इक्वल टू के इस साइड पे जाएगा तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है। अब x इज़ इक्वल टू 24, तो मैंने आपको बताया कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम ये डिवाइड कर लेंगे। अब इनको जो है डिवाइड कर लेंगे सिंपल, जैसे टेबल के साथ करते हैं। 3 एकम 3, 3 8 24, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 8। 8 बटा 1 है, लेकिन अगर बटे में 1 हो तो हम उसको नहीं कंसीडर करते, बल्कि उसको हम ये कहते हैं कि इसका जवाब 8 ही है। अब इसी तरह अगर सवाल इस तरह से हो कि x बटा 4 इज़ इक्वल टू 5, तो तब क्या करेंगे। यानी कि यहाँ ऊपर x के साथ ये 3 ज़रब हो रहा था और यहाँ x के साथ तकसीम हो रहा है, तो बिल्कुल सेम अब यहाँ पे तकसीम हो रहा है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 5, यहाँ पे तकसीम हो रहा है 4, तो इधर जाके ज़रब हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो इसका जवाब बनेगा x इज़ इक्वल टू 5 चौके 20। अब आपके लिए सवाल ये है कि 5x इज़ इक्वल टू 35। अगर आपको ये मेथड समझ आ गया है तो आपने इस सवाल को हल करना है और इसका जवाब कमेंट करके बताना है। एएसएफ रिटन टेस्ट के लिए इस्लामिक स्टडी भी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इस्लामिक स्टडीज़ में आज ग़ज़वा बदर के बारे में हम पढ़ेंगे। ग़ज़वा बदर जो है 2 हिजरी में हुआ। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। ग़ज़वा बदर में कुफ़ार की तादाद 1000 थी। ग़ज़वा बदर में कलर ऑफ फ्लैग ऑफ इस्लामिक आर्मी ग्रीन, यानी कि इस्लामिक आर्मी जो थी उनके पास जो झंडा था उसका रंग ग्रीन सब्ज़ था। ग़ज़वा बदर में टोटल 14 मुसलमान शहीद हुए और 70 कुफ़ार मारे गए। इस्लामिक आर्मी लीडर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि इस्लामिक आर्मी का लीडर कौन था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुफ़ार का लीडर कौन था, कुफ़ार का लीडर अबू जहल था।
और अबू जहल जो है ग़ज़वा बदर में ही मरा। माज और माउज दो भाई हैं जिन्होंने इनको मौत के घाट उतारा। उसके बाद अबू जहल का टाइटल है अबू उल हिक्म। अबू उल हिक्म किसका टाइटल है? अबू जहल का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सवालात हैं ग़ज़वा बदर के बारे में जो आपके पेपर में आ सकते हैं। अपने रिटर्न टेस्ट की तैयारी में पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे 1962 का आइन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब 1956 का आइन आया उसके बाद फर्स्ट मार्शल लॉ लगा और फर्स्ट मार्शल लॉ यानी कि अयूब ख़ान ने मार्शल लॉ लगाया। अब 1962 का आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज कंसिस्टिंग 250 आर्टिकल 10 पार्ट्स। 1962 का जो आइन था उसमें टोटल 250 आर्टिकल थे और 10 उसके पार्ट्स थे। क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था तो 1962 के आइन में भी जो नेशनल लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज उर्दू एंड बंगाली करार दिया गया। उसके बाद 1962 के आइन के मुताबिक कैपिटल ऑफ कंट्री डिक्लेयर्ड इस्लामाबाद। 1962 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद बनाया गया। रिटायरिंग एज ऑफ हाई कोर्ट 60 ईयर। 1962 के आइन के मुताबिक हाई कोर्ट का जज उसके लिए रिटायरिंग एज जो है 60 ईयर मुकर्रर की गई, यानी कि हाई कोर्ट का जज जब उसकी उम्र 60 साल होगी तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज 65 ईयर मुकर्रर की गई। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। 1962 का आइन भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था। यूनिकैमरल से मुराद सिर्फ एक ही हाउस होगा, यानी कि 1973 के आइन में जैसे दो हाउसेस हैं नेशनल असम्बली और सेनेट, वो जो है 1973 का जो आइन है वो बाई कैमरल है, लेकिन जो 1962 का आइन था उसको यूनिकैमरल करार दिया गया कि जो पाकिस्तान का लेजिस्लेचर होगा वो यूनिकैमरल होगा। मिनिमम एज फॉर प्रेसिडेंट 35। 1962 के आइन के मुताबिक सदर बनने की कम अज़ कम उम्र 35 साल होना ज़रूरी थी, यानी कि अगर किसी को सदर बनाया जाए तो उसकी उम्र कम अज़ कम 35 साल होना ज़रूरी है। ये 1962 के आइन में शामिल था। एब्रोगेटेड मार्च 1969। 1962 का जो आइन था वो 1969 में 1969 में इसको ख़त्म कर दिया गया और फिर जो है दूसरी मरतबा मार्शल लॉ लगाया गया। अब आपने कमेंट में ये बताना है कि 1962 का आइन कितने साल तक लागू रहा। जनरल नॉलेज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज के भी सवालात एएसएफ के रिटर्न टेस्ट में शामिल होते हैं और हम जनरल नॉलेज में ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे थे। आज ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म करेंगे और इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो जनरल नॉलेज में ऐड किया जाएगा। सिर्फ मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनसे सवाल बनते हैं। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन है ILO। सवाल ये आ सकता है कि ILO का मतलब क्या है। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनी और इसका हेड क्वार्टर जनीवा में है। जनीवा किस मुल्क का शहर है या किस मुल्क का कैपिटल है ये भी आपने कमेंट में बताना है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 को बनी और इसका हेड क्वार्टर इटली के शहर रोम में है। 1945 की डेट आपने याद की थी कैसे? जब हमने पढ़ा था वर्ल्ड वार 2 के बारे में कि 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वार 2 जारी रही। तो 1945 में वर्ल्ड वार 2 भी ख़त्म हुई और 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई। उसके बाद है जी ADB। ADB
की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ADB का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB जो ऑर्गेनाइजेशन है 1966 में बनी और हेडक्वार्टर जो है इसका फिलीपाइन में है। अब हम अपनी ASF की तैयारी में एवरीडे साइंस का टॉपिक देखते हैं। एवरीडे साइंस में आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट, दिल, जो कि वैसे तो मिडल में होता है और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे होता है, बॉडी के थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे टिल्ट होता है। जो हार्ट की लोकेशन है, यानी कि हार्ट जो है बॉडी में सवाल आ सकता है कि लेफ़्ट साइड पे होता है या राइट साइड पे होता है। तो इसको अगर लेफ़्ट साइड पे है ऑप्शन में आए तो फिर आपने लेफ़्ट साइड को ही टिक करना है। उसके बाद 4 पार्ट्स ऑफ हार्ट, दिल के 4 खाने होते हैं। मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इन द बॉडी इज़ टू पंप ब्लड इन द होल बॉडी। दिल का सबसे बड़ा जो फंक्शन है या दिल क्या काम करता है, दिल का फंक्शन ये है कि वो ब्लड को साफ़ करके पूरे जिस्म तक पहुंचाता है। पूरे जिस्म तक ब्लड का पहुंचाना, पंप करना, ये किसका फंक्शन है? ये हार्ट का फंक्शन है। अब ये दिल इस तरह से काम करता है कि जब ये ब्लड को पंप करता है तो खून की नालियाँ, जिनको हम आर्टरीज़ कहते हैं, आर्टरीज़ के ज़रिए ये ब्लड जो साफ़ ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार भी ज़्यादा होती है, जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचता है। और जिस्म के हिस्सों में जो ऑलरेडी ब्लड मौजूद होता है वो वेन्स के ज़रिए दोबारा से दिल तक वापस आता है और जो है ब्लड उसको दोबारा साफ़ करता है। और जो वेन्स के ज़रिए ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। जब आर्टरीज़ के ज़रिए ब्लड दिल से जिस्म के हिस्सों में जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है और ब्लड साफ़ होता है। और जब जिस्म के हिस्सों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, वो दिल तक पहुंचता है। तो किसके ज़रिए पहुंचता है? वो वेन्स के ज़रिए पहुंचता है। तो अब आपको आर्टरी और वेन्स का फंक्शन भी पता लग गया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। सिंपल दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि आर्टरीज़ जो हैं खून की ऐसी नालियाँ हैं जो दिल से साफ़ ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार भी ज़्यादा होती है वो जिस्म के हिस्सों तक पहुंचाती हैं। ये आर्टरीज़ का फंक्शन है। जबकि वेन्स का फंक्शन ये है कि ऑलरेडी जिस्म के हिस्सों में जो ब्लड मौजूद होता है वो दोबारा दिल में आता है और जो हार्ट है दोबारा उसको पंप करता है, उसको साफ़ करता है और फिर वो दोबारा आर्टरीज़ के ज़रिए दोबारा जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुंचते हैं। अब मेरे ख़्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नॉर्मल हार्ट बीट जो है वो 60 से 100 के दरमियान होती है, यानी कि नॉर्मल हार्ट बीट दिल कितनी मरतबा धड़कता है? नॉर्मल जो है 60 से 100 तक है। अब बाज़ दफ़ा ये भी आता है कि 1 मिनट में जो है वो जो 1 मिनट में हार्ट 72 मरतबा धड़कता है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर एवरेज की बात करें, अब हर किसी का 72 नहीं हो सकता, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो अगर हम उसकी एवरेज देखें, यानी कि ये समझा जाता है कि ये हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है, तो उसमें उसकी हार्ट बीट 60 से 100 तक होगी। इंग्लिश के पोर्शन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम जो है स्पेशली जो हमारे पास है अबव को फोकस करेंगे कि अबव कहाँ पे इस्तेमाल होता है और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अबव बेसिकली उस चीज़ को ज़ाहिर कर अबव वहाँ यूज़ होता है, यानी कि एक चीज़ अगर दूसरे के ऊपर है लेकिन उसको टच नहीं कर रही, तो ऐसी कंडीशन में अबव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर ये कोई बर्ड है या जो भी चीज़ है, अब वो उसको टच नहीं कर रहा। अगर टच करता तो उसको हम लिखते ऑन,
टच नहीं कर रहा, यानी कि जैसे आप इसके साथ देखें तो टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर क्योंकि बुक जो है वो टेबल को टच कर रही है, लेकिन इससे आगे देखें अबव में बॉक्स के ऊपर वो परिंदा है उसको टच नहीं कर रहा था, तो ऐसी कंडीशन में हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर द सन इज़ शाइनिंग डैश द क्लाउड्स, द सन इज़ शाइनिंग अबव द क्लाउड्स, क्योंकि जो सूरज है वो क्लाउड्स यानी कि बादलों के ऊपर चमकता है, उसके अबव होता है, उसके बिल्कुल ऊपर नहीं होता, उससे टच नहीं हो रहा होता क्लाउड से, बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। तो अब हम इस फ़िक्रे में ऑन की जगह पे अबव का इस्तेमाल करेंगे, ऑन इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन तो हम तब इस्तेमाल करते होते हैं जब जो है एक चीज़ दूसरे को टच कर रही होती है। मिसाल नंबर 2, अब इसमें से हमने बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। द पेंटिंग इज़ अबव द सोफ़ा, पेंटिंग जो है वो सोफ़े के ऊपर है। द पेंटिंग इज़ इन द सोफ़ा, द पेंटिंग इज़ एट द सोफ़ा, द पेंटिंग इज़ अंडर द सोफ़ा। जो पेंटिंग होती है वो सोफ़े के ऊपर होती है, यानी कि सोफ़े को टच नहीं कर रही होती, दीवार के ऊपर होती है। लेकिन अब सेंटेंस की कंडीशन इस तरह से है कि उसने सोफ़े का ज़िक्र किया है, दीवार का ज़िक्र नहीं किया। तो सोफ़े का ज़िक्र किया है तो सोफ़े से पेंटिंग का क्या ताल्लुक़ है, उसको टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे भी अबव का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल नंबर 3, विच सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक नहीं है। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द सिटी, बिल्कुल ठीक है, एरोप्लेन जो है वो शहर के ऊपर फ्लाई करता है, यानी कि शहर को टच नहीं कर रहा होता, तो अबव इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ठीक। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्रीज़, ये भी बिल्कुल ठीक है, जो परिंदे हैं वो दरख्तों के ऊपर यानी कि ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं, उनको टच करते हुए नहीं उड़ रहे होते, ठीक है, तो ये फ़िक्रा भी ठीक है। द वाटर इज़ अबव द ब्रिज, पानी जो है वो पुल के ऊपर है, तो ये मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि पानी तो पुल के नीचे होता है। तो चौथा हमारे पास क्या है, हिज ग्रेड्स आर अबव एवरेज, उसके जो ग्रेड्स हैं वो एवरेज से अबव हैं, तो ये सेंटेंस भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इसके बाद एएसएफ से रिलेटेड सवाल बचते हैं, जो मैं हर वीडियो में मेंशन करता हूँ कि एएसएफ से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं वो हम अपने पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं।